Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Furtul and my qualification is ample chemistry. I am lecturer in LIMS. Our subject name is History of Science. Students, in the lecture number 9, we discuss about the different role of scientists in the medieval Europe. ठीक है, हम लोगों ने उसमें जो पीरियड था medieval का, उसमें different scientists हम डिस्कस किए थे, उनकी contributions दी थी. Or in the lecture number 10, we also discuss about the role of different scientists in the medieval Europe. क्योंकि उस वक्त का जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा एंशियस यानी उसमें इम्प्रूवमेंट्स थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट ने वर्क किया था, और इसमें अब हम मज़ीद साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे. इसमें फर्स्ट है रेनी डिस्कार्टस, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1596 टू 1650. और इसकी स्टेटमेंट्स क्या थी? It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. इसके अकॉर्डिंग जो है ना, वो किसी भी चीज़ के लिए एक अच्छे माइंड का होना जो है वो नेसेसरी नहीं है. जो मेन थिंग है जिसके वजह से यानी चीज़ें उसकी वो इम्प्रूव होती हैं, वो कि किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से हम कैसे डील कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको किस तरह से उसका यूज़ बेटर है, उसके लिहाज की इंफॉर्मेशन को किस तरह से गैदर कर सकते हैं. तो ये चीज़ ज़्यादा फोकस करती है एज कम्पेयर टू द गुड माइंड. नेक्स्ट इसकी कंट्रीब्यूशन है, ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट. ठीक, यानी इसका जो मेन वर्क था वो किस पे था? मैथ्स पर. He was a pioneer of the metaphysics, a branch of physics focused on the nature of the existence and the universe. इसका जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन थी वो मेटाफिजिक्स पर थी, और ये जो मेटाफिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर की एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, his greatest achievements were in the field of mathematics, where he linked the geometry with algebra. ठीक है, इसने फिजिक्स के ऊपर वर्क किया, उसके बाद मैथ पर किया, और मैथ में इसने जो ज्योमेट्री के सब डिफरेंट उसमें एस्पेक्ट्स नॉलेज था उसको अलजेब्रा से लिंक किया, और एक न्यू जो था वो उसका कोर्स उसने इन्वेंट किया था रेनी डिस्कार्टस ने. नेक्स्ट स्टूडेंट्स साइंटिस्ट वो है विलियम हार्वे, और इसकी क्या स्टेटमेंट थी? इसके अकॉर्डिंग ऑल वी नो इज स्टिल इनफाइनाइटली लेस. यानी जितना भी आपके पास नॉलेज है वो भी कम है. देन ऑल दैट रिमेन्स अननोन, कि अगर आपके पास अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, ये जितना आपके पास नॉलेज है जो आप नहीं जानते वो उसकी निस्बत क्या है? बहुत ही कम है. अगर आपको ओवरऑल हर सब्जेक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो नॉलेज है, तो इट मीन्स कि आपको ओवरऑल जो है ना वो किस चीज़ के बारे में आप जानते हैं. लेकिन अगर नहीं किस चीज़ के बारे में जानते, यानी कम चीज़ों के बारे में जानते, इसका मतलब है आपके पास नॉलेज बहुत ही कम है. नेक्स्ट इसकी कंट्रीब्यूशन, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1578 टू 1657 है. ही वॉज एन इंग्लिश फिजिशियन. ठीक है, ये जो था वो इंग्लिश का था, इंग्लिश दौर का. नेक्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट वेस्टर्न यूरोप that deal the function of the systemic circulation in the cardiovascular system. इसने ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिस्कस किया था, खास तौर के ऊपर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में. ये किस तरह से जो हार्ट के अंदर वेसल उसके मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, किस तरह से उनकी मूवमेंट होती है, और ब्लड की पंपिंग वगैरह उसको इसने डिस्कस किया था. एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड बीइंग पम्प थ्रू द बॉडी बाय द हार्ट, और इसके अकॉर्डिंग जो पंप बॉडी में जो हार्ट के जो ब्लड है वो हार्ट से ओवरऑल बॉडी को पंप किया जाता है. नेक्स्ट,
His observation include the belief that the blood circulating through our veins and arteries is uniform and consistent. विलियम हार्वे के मुताबिक जो हार्ट के अंदर सर्कुलेशन होती है ब्लड की, जिसमें वेन्स और आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, उनके अंदर जो है वो एक यूनिफॉर्म होता है। यानी अगर आर्टरीज जो है वो हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट से जिस स्पीड से वो लेकर जाती है, उसी स्पीड से जो वेन्स हैं वो ओवरऑल बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ लेकर भी आती है वेन्स। इसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशन से ना इसने इस चीज़ को फोकस किया था कि जो वेन्स एंड आर्टरीज हैं उनके दरमियान क्या है, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, जैसे इस डायग्राम में इसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि जो वेन्स हैं उनके जो वॉल्स हैं, अगर आप उनको क्लोज कर देते हैं तो ब्लड है वो हार्ट की तरफ मूव नहीं करेगा, बल्कि वेन्स एम्प्टी रहेगी। वेनल वॉल्स हैड ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड, ठीक है ना, जो विलियम हार्वे से पहले जो वेनल जो वॉल्स है उनके बारे में यानी नॉलेज था। तो बट हेयर हार्वे शोज दैट वेनल ब्लड फ्लोज ओनली टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, यानी जो वेन्स की जो ब्लड वेन्स में ब्लड है वो उसकी डायरेक्शन एक ही तरफ, वो हार्ट की तरफ है। He liquidated an arm to make obvious that veins and their walls. उसने इन चीज़ को बाजू की जो से ना एक साइड पे उसने जो ब्लड था उसको क्लोज किया, ठीक है, किसी चीज़ के थ्रू, और फिर से इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कि जो वेन्स हैं और उनके वॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए, then press the blood away from the heart and shows that the veins would remain empty because it was blocked by the wall. अगर आपने वॉल भी बंद कर दिया है तो जो ब्लड है वेन्स में वो हार्ट की तरफ मूव नहीं करेगा। इससे ये प्रूव हुआ कि जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेकर जाते हैं। जी, नेक्स्ट साइंटिस्ट है फ्रांसिस बेकन, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट थी, साइंस इज बट एन इमेजन ऑफ द ट्रूथ। साइंस वही है जो आप किसी भी चीज़ के जो ट्रूथ है किसी भी चीज़ का, उसको आप इमेजिन करते हैं। तो साइंस को हम उसी चीज़ में ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि साइंस जो होती है उसमें हम कई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिहाज से इमेज बनाते हैं। तो अगर आपका इमेज उनसे वो ट्रूथ की बिना पर है तो उसको हम साइंस कहेंगे। नेक्स्ट यही जो साइंटिस्ट फ्रांसिस बेकन था, उसका जो ड्यूरेशन था 1561 टू 1626 है। ही वॉज एन इंग्लिश फिलोसफर, साइंटिस्ट एंड ऑथर। इसका मतलब कि ऑथर और फिलोसफर था। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द empiricism is that the concept of the experimentation and whether the experience will accurate to knowledge. इसके अकॉर्डिंग जो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो नॉलेज है वो उस वक्त गैदर होगा जब आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स हमारे पास ऑब्टेन होंगे उनको गैदर करेंगे और वो एक्सपीरियंस के तौर पर नॉलेज में काउंट होगा। ही वॉज a staunch believer in the empirical method, ठीक है, यानी ये empirical method के हवाले से इसका जो इसके बारे में जो यकीन था वो बहुत ज़्यादा पुख्ता था। नेक्स्ट, ही वॉज एबल टू यूज द टर्म ऑफ द साइंटिफिक मेथड, ठीक है, जब उसने डिफरेंट साइंटिफिक लिहाज से वर्क किया तो वो इस काबिल हो गया कि उसने जो साइंटिफिक मेथड था उसको फिनोमेना डिस्कवर किया और उसका बाकायदा तौर पर जो टाइटल था उसने उसको डिज़ाइन भी किया कि वो साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट है सर रॉबर्ट बॉयल, और इनका भी जैसे मिडिवल यूरोप में बहुत ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन रही है। इनका जो ड्यूरेशन है वो 1627 टू 1691 है, और इसकी स्टेटमेंट थी, द वास्टनेस, ब्यूटी, ऑर्डरलाइंस ऑफ द हेवनली बॉडीज, कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा फैलना, ठीक है, उसकी खूबसूरती और बॉडीज़ के अंदर जो डिफरेंट ऑर्डरलेस प्रेजेंट है
द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स में इस तरह के मिलते हैं जिनके स्ट्रक्चर बहुत ही उम्दा है. The other phenomena of the nature justly induce an intelligent to conclude a supreme powerful just and good author. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो सी ना वो इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं, इंडिकेट करती हैं कि इन सब को बनाने वाला कोई एक ऐसा यानी उन्होंने आथर या पावरफुल कहा है जो कि सुप्रीम है, कि इतनी ब्यूटी जो ओवरऑल वर्ल्ड या नेचर के अंदर है उसको जो बनाने वाला है वो भी यानी बहुत ज़्यादा उम्दा है. नेक्स्ट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री. जो रॉबर्ट बॉयल था उसने जो आपकी जो केमिस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्क रॉबर्ट बॉयल का आता है. In the 1660s, Robert Boyle distinguished between the individual elements and the chemical compounds. इसने 1660 में डिफरेंट एलिमेंट्स जो थे उनको भी सेपरेट किया और जो केमिकल कंपाउंड्स थे उनको भी उसने अलग अलग डिनोमिनेट किया. He also explained the effects of temperature and pressure on the gases. इसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दूसरा तक वो डिस्कस किया कि किस तरह गैसेस के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर जो है ना वो डिपेंड करता है और गैस किस तरह से अपने आप को टेम्परेचर प्रेशर में अडॉप्ट करती है, अपने आप को स्टेबल करती है. नेक्स्ट साइंटिस्ट है एंटन वॉन लीवनहूक. इसका जो ज़्यादातर वर्क है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे रहा और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1632 to 1723. इसमें फर्स्ट जो इसका वर्क था उसमें जो माइक्रोस्कोप थी यानी जो माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती थी उसने उसको मॉडिफाई किया, क्योंकि उस वक्त जो माइक्रोस्कोप थी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र नहीं आते थे, लेकिन जब इसने उसको मॉडिफाई किया अपने लिहाज से तो उसने फर्स्ट टाइम जो थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स के अंदर ऑब्जर्व किए. और सेकेंड, द मोस्ट ऑफ द एनिमल्क्यूल्स आर नाउ रेफर्ड टू एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स. जब उसने वाटर्स में कुछ ऐसे एनिमल्स देखे जो कि नेक्ड आइज से ही ऑब्जर्व होते थे तो उसको उसने एनिमल क्यूल्स का नाम दिया गया. लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया तो उनको क्या कहा गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा इसने पॉन्ड्स के वाटर में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी ऑब्जर्व किया. नेक्स्ट है सर आइजैक न्यूटन और इसका ड्यूरेशन जो है वो 1642 to 1727 रहा. According to the popular story, Newton saw an apple fall from the tree and wondered if the force that pulled the apple to the earth also controlled the movement of the planets. Newton argues that nature followed the laws. जो न्यूटन था उसका तो बेसिकली उस वक्त वो दरख्त के नीचे बैठे वर्क तो कुछ होकर और चीज़ के ऊपर कर रहा था, लेकिन जब उसने ऑब्जर्व किया कि एक दूसरा वो एप्पल है वो खुद ब खुद दूसरा वो फॉल हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है. जब उसने रीज़न को देखा तो उसको ये पता चला कि अर्थ में कुछ ऐसी उसकी वो पुल है, उसकी ग्रेविटी है कि वो हर चीज़ को मतलब खींचती है. इसी की बिना पर उसने डिफरेंट दूसरे वो फिजिक्स के ऊपर वर्क करते हुए ग्रेविटेशन लॉ को डिस्कवर किया था. और जो सर आइजैक न्यूटन थे वो इंग्लिश मैथमेटिशियंस एंड फिजिशियंस थे. न्यूटन इज द बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरीज ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड हिज लॉज ऑफ मोशन. और हम लोग जो है वो फिजिक्स में न्यूटन की जो 3 लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं. ठीक, इसका मतलब है न्यूटन जो है बहुत ज़्यादा फेमस रहा है और उसने खास तौर पर ग्रेविटेशन के ऊपर वर्क किया था. उसने अपने जो टेक्स्ट थे उसने जो अपने सेव किए थे साइंटिफिक रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो थे फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया. ठीक है, उसकी स्टेटमेंट थी जिसके अंदर उसने अपने साइंटिफिक रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को उसने गैदर किया था. नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो टाइको ब्रे है. He has major contribution in the astronomy. ठीक है, इसका वर्क भी एस्ट्रोनॉमी से रेलेवेंट है. Every night for the years he carefully observed the sky, accounting data about the movement of the stars and planets. क्योंकि एस्ट्रोनॉमर था इसका स्टार्स और प्लैनेट्स पे ज़्यादा वर्क रहा, उसकी यानी मूवमेंट वगैरह को ही उसने डिस्कस किया. जो लास्ट साइंटिस्ट है वो एम्ब्रोस बेयर है. He, a French
physician who develop a new and effective ointment for the preventing इन्फेक्शन। उसने डिफरेंट इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए इफेक्टिव मेथड को डिस्कवर किया, किस तरह से जो इन्फेक्शन से हम लोग सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट ही आल्सो डेवलप अ टेक्निक फॉर क्लोजिंग द वाउंड्स एंड स्टिचेस। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी वाउंड हमारा बॉडी के पार्ट्स के ऊपर ऑब्जर्व अपेयर होता है तो उसको किस तरह से क्लोज कर सकते हैं ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो। तो उसका जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की गई थी कि किस तरह से उसको हम लोग बिल्कुल तौर पर यानी क्योर कर सकते हैं स्टिचेस को, तो वो भी किसने बताया था, एम्ब्रॉयस पेयर। थैंक यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।